हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स जो कि बनते हैं ग्लेशियर द्वारा यानी हिमनद के कार्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हिमरेखा यानी स्नो लाइन क्या होती है। तो वह पर्वतीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र, आपको बताती हूँ, वह पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्र जिस पे हमेशा बर्फ़ का आवरण रहता है और वहाँ बर्फ़ कभी नहीं पिघलती है, उसकी जो सबसे निचली रेखा को हम हिमरेखा कहते हैं। जैसे देखिए, यह पर्वतीय क्षेत्र है और इसमें भूभाग पे जो है हमेशा बर्फ़ रहती है और जो इसके ऊपर ये जो रेखा है इसको हिम रेखा कहते हैं। इसके ऊपर हमेशा बर्फ़ रहता है और नीचे ये जो बर्फ़ आती है तो फिर ये पिघलना शुरू कर देता है। तो ये जो हिम रेखा है, पूरी पृथ्वी पे इसकी जो ऊंचाई है वो एक बराबर नहीं है। ये भूमध्य रेखा पर ये सबसे ज़्यादा और ध्रुवों पे ये समुद्र तल के बराबर पाई जाती है। तो ये भूमध्य रेखा और एंडीज़ पर जो हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो 5,500 मीटर से लेकर 6,000 मीटर के बीच में पाई जाती है। हिमालय पर जो हिम रेखा की ऊंचाई 4,300 से 4,500 मीटर और पिरेनीज़ पे 2,000 मीटर और आल्प्स पे 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये हमने जाना कि हिम रेखा क्या होती है। तो कुछ ऐसे अब हम जानते हैं अब ग्लेशियर या हिमनद क्या होता है या जिसे हिमानी भी कहते हैं। तो बर्फ़ की वो मोटी चादर, जैसे ये पर्वतीय भाग है, तो ये जब बर्फ़ हमेशा गिरती रहती है हिम रेखा के ऊपर, बर्फ़ हमेशा गिरती रहती है और ये जब ये 50 मीटर से ऊपर हो जाते हैं तो ये काफ़ी संघनित हो जाते हैं ये बर्फ़, और ये काफ़ी मोटी चादर, जब मोटी चादर के रूप में धारण कर लेते हैं तो इनका जो भार है ढाल के स्लोप के अकॉर्डिंग, ढाल के अनुसार और ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो चादर है वो नीचे की ओर खिसकने लगता है। तो यही जो नीचे की ओर खिसकता है इसे ही हम ग्लेशियर कहते हैं या हिमनद कहते हैं। तो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं वो काफ़ी धीमी गति से, जो इनकी गति होती है काफ़ी धीमी होती है। इनकी गति जो होती है ये 2.5 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर पर डे होती है। यानी ये एक दिन में 2.5 सेमी से लेके 30 सेमी तक बीच ही इनकी गति होती है। तो ये हमने जाना हिमनद के ये हिम रेखा क्या होती है। तो हमने एक चीज़ छोड़ दिया, स्थायी हिम क्षेत्र क्या होता है। तो वह क्षेत्र जहाँ पे बर्फ़ हमेशा रहे और वहाँ वो बर्फ़ कभी ना पिघले वो हिम क्षेत्र कहलाता है, स्थायी हिम क्षेत्र कहलाता है। और जो ग्लेशियर्स होते हैं वो स्थायी हिम क्षेत्र के ही भाग होते हैं। तो स्थायी हिम क्षेत्र के जैसा एग्जाम्पल दें आपको तो वो है ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका। तो सबसे गतिशील जो हिमानी है, जो सबसे गतिशील ग्लेशियर जो पाए जाते हैं वो ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। और जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम बियर्डमोर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसका नाम बियर्डमोर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। और आपको एक बात और बता दें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी कोई भी ग्लेशियर नहीं है वहाँ पे, और बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में ग्लेशियर्स हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ जो हैं वो ग्लेशियर्स द्वारा बनते हैं। तो इसमें भी अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक यानी इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम इरोजनल का देखते हैं। तो यू आकार की घाटी, तो नदियों द्वारा आप देख चुके हैं कि वी आकार की घाटी बनती है। नदियों द्वारा वी आकार की घाटी कुछ ऐसे बनती है। यहाँ से जल बहता हुआ जाता है और इसका शेप वी शेप्ड होता है। जब इसी घाटी से अगर ग्लेशियर आता हो
ग्लेशियर इसमें से अगर प्रवाहित होता है, अगर आता है तो नदी जल क्या है, द्रव अवस्था में है, तो उसको जहाँ जगह मिलती है वो उसी में से आता रहता है। लेकिन जो ये ग्लेशियर है काफ़ी ठोस होता है और ये अपने लिए जगह बनाता हुआ चलता है, तो इसका इरोज़न करता है और जो इसकी ढाल को काफ़ी खड़ा और चिकना कर देता है, खड़ा और चिकना कर देता है, तलियों में आवर्धन करता हुआ, और ये यू शेप धारण कर लेता है। यानी ये पहले से ही उपस्थित घाटी को इरोजन के द्वारा ये यू शेप में बदल देता है और इसे ही हिमानी यानी ग्लेशियर द्वारा निर्मित यू शेप्ड वैली कहते हैं। तो ये हमने जाना यू शेप्ड वैली, यू आकार की घाटी। अब आइए जानते हैं लटकती घाटी यानी हैंगिंग वैली क्या होता है। तो ये मान लीजिए आपका एक मेन यू शेप वैली है। ये यू आकार की घाटी है और इससे एक इसकी ये मुख्य यू शेप वैली है और एक इसकी सहायक यू शेप वैली आए, जिसका जो तल है वो इस मुख्य यू शेप वैली से ऊंचा हो। अगर इसकी तली इससे ऊंची होती है तो ये इसका जो जल है वो इसमें से आके इस यू शेप वैली के पास एक दूसरी यू शेप वैली आई जो इसकी सहायक वैली होगी, और जो इसका जो जल है वो इसमें से होके इसमें गिरता रहता है। तो ये दिखने में आपको कुछ ऐसा दिखता है कि ये इससे हैंग कर रही है। ये जो सहायक वाली वैली है वो इस पे लटकती हुई, मुख्य वाली यू शेप वैली पे लटकती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे लटकती घाटी कहते हैं। और ये इसको बहिर्लंबी और निलंबित घाटियाँ भी कहते हैं। और ये एक वाटरफॉल, ये एक छोटा सा वाटरफॉल का निर्माण करती है, इसलिए इसे प्रतापी घाटियाँ भी कहते हैं। तो हमें जाना लटकती घाटी। अब आइए जानते हैं सर्क क्या होता है। तो जब पर्वतीय ढाल से जब किसी पर्वतीय भाग से जब हिमानियाँ आगे की ओर बढ़ती हैं, यानी हिमानियाँ पर्वतीय भाग से हटती हैं, तो वहाँ पे वो सर्क का निर्माण, सर्क मतलब वो अपर्दित करती हैं, वो उस पर्वत को अपर्दित करती हैं। इसका डायग्राम आपको ये दिया है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फिर से। जब हिमानियाँ जो ग्लेशियर है वो किसी पर्वत से, कोई पर्वत है और वहाँ से वो हटती हैं, तो वो उसे अपर्दित करते हुए एक बाउल शेप फॉर्म करती है। यहाँ एक आरामदेह कुर्सी जिसका सिरा जो होता है वो काफ़ी अवतल या सीधा हो जाता है। जैसे आपने आइसक्रीम देखी होगी, आइसक्रीम अगर एक जिसको बड़ा आइसक्रीम हो, अगर आप इसको स्कूप से अगर आप उसको ऐसे निकालें तो वो बाउल शेप्ड एक जो शेप बनता है, तो जो इस तरह का शेप बनता है तो उसे ही सर्क कहते हैं। आप ये देखिए, ये जो है तो इसे सर्क कहते हैं। अब देखते हैं एरिड क्या होता है। जब पर्वत के दोनों ओर सर्क का निर्माण हो तो जो बीच का क्षेत्र होता है, जो बीच का भाग होता है, रिज जो एक कटक के रूप में वो काफ़ी वो नुकीला होता है, उसे ही हम एरिड कहते हैं। ये धारदार काफ़ी नुकीला होता है क्योंकि इसके दोनों, अगर आप आइसक्रीम लीजिए और उसके एक साइड फिर दूसरी साइड दोनों तरफ से अगर उसको आप निकालें स्कूप द्वारा तो वो काफ़ी बीच वाला भाग काफ़ी नुकीला होता है, उसी फॉर्म का ये एरिड बनता है। आइए, हमने सर्क देख लिया, एरिड देख लिया, अब हम हॉर्न देखते हैं। तो जब किसी पर्वत के चारों ओर सर्क का निर्माण हो और वो अपर्दित होते हैं, जो उनका बीच का भाग हो, मान लीजिए ये दो जगह आपको सर्क का निर्माण होते दिख रहा है। अब इसके पीछे और इसके पीछे और भी साइड से अगर इसी तरह सर्क का निर्माण हो तो ये अपर्दित होते ये जो चीज़ है ये काफ़ी नुकीला हो जाता है, और इसी को हम, ये काफ़ी दिखने में पिरामिड जैसा होता है, इसी को हम हॉर्न कहते हैं। ये काफ़ी नुकीले हुए भाग को चारों तरफ से अगर सर्कों का निर्माण हो पर्वतीय भाग पे। तो आइए हम जाने लूनाटक क्या होता है।
तो नुनाटक, तो अगर पर्वतीय भागों पे पर्वतीय भागों पे हिमाच्छाद, यानी अगर उनके चारों ओर बर्फ हो और ये जो भाग हैं पर्वत ऊंचे ऊंचे नुकीले नुकीले पर्वत दिखते रहते हैं और बाकी चारों ओर उसके बर्फ ही बर्फ है बस, तो ये दिखने में ऐसा लगता है कि ये महाद्वीप, ये जो से सागर में द्वीप दिखते हैं वैसे ही ये सफ़ेद सफ़ेद चादर बर्फ़ों के बीच में ये द्वीप नुकीले नुकीले प्रतीत होते हैं, इसे ही हम नुनाटक कहते हैं। अब आइए जानते हैं भेड़शिला क्या होती है। भेड़शिला, जिसको इंग्लिश में रॉश मुटोने बोलते हैं। तो जैसे कि आपने एक ब्रेकर देखा होगा, जो ब्रेकर सड़कों पे होता है स्पीड कम करने के लिए, तो ये भी कुछ इसी टाइप का है। जैसे कोई चट्टान या ढाल जब आ जाए ग्लेशियर के रास्ते में, जब कोई ग्लेशियर के रास्ते में कोई चट्टान या ढाल आ जाए, तो जब ग्लेशियर जो है वो इससे इसके ऊपर से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे वो काफ़ी, ये जो ढाल होता है वो काफ़ी मंद कर देती है इस ढाल को, काफ़ी अब घर्षण करते हुए इस ढाल को मंद कर देती है। और फिर जब ये यहाँ से नीचे की ओर गिरती है तो इसको काफ़ी तीव्र और इसको काफ़ी तोड़ मरोड़ कर देती है। इसमें काफ़ी तोड़ मरोड़ करते हुए यहाँ से आगे बढ़ती है। तो ये जो शेप है जो ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे किसी भेड़ की पीठ, तो इसलिए इसको भेड़शिला बोलते हैं। तो ये वैसा ही है जैसे आपका ब्रेकर होता है, ब्रेकर पे हम देखते हैं कि अगर जिस साइड से हम अगर चढ़ाते हैं तो वो काफ़ी चिकना हो जाता है और उतरने वाला जो पार्ट है वो काफ़ी उतना चिकना नहीं होता। अब आइए अब देखते हैं हिमसोपान या पैटरनॉस्टर झील क्या होता है। तो कुछ जगहों पे जो है अगर हिमानियाँ आगे बढ़ती हैं तो वो सीढ़ी नुमा जो उनका जो हिमानियों का जो प्रवाह होता है वो सीढ़ी नुमा हो जाता है, वो सीढ़ी के अकॉर्डिंग नीचे उतरती हैं। तो यहाँ पे जो वो क्लिफ होता है इसी को हम हिमसोपान कहते हैं। ये जो आकृति बनती है वैली जो पर्वतों की, जहाँ से भी ये होकर हिमानियाँ गुजर रही हैं, जो ये सीढ़ीनुमा आकृति बन रही है उसे हम हिमसोपान कहते हैं। और यहाँ पे ये अपर्दित करती हैं जो ग्लेशियर्स इस वाले पार्ट को, जिनको हम क्लिफ बोलते हैं, इनको अपर्दित करती हैं। और तो इसमें अगर जो ग्लेशियर्स पिघलने के कारण जो इसमें अगर जल भर जाता है तो ये झील का निर्माण करती हैं, जिसको हम पैटरनॉस्टर झील बोलते हैं। और ये झील जो दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी माला में ये पिरोई गई हैं, ऐसा लगता है। तो हमने जाना हिमसोपान झील, ये हिमसोपान और पैटरनॉस्टर झील के बारे में देख लिया। अब देखते हैं पिडमांट झील क्या होता है। तो पिडमांट झील जो है वो फियोर्ड तट से रिलेटेड है। तो फियोर्ड तट क्या होता है, तो जैसे ये कोई ये ऊंचे भाग से, जहाँ से अब ये देखिए सी है, यहाँ समुद्र से ये जो ग्लेशियर है मिलने वाला है, तो ये ग्लेशियर उतर के आ रहा है यहाँ पे। ये जो है ये रेड लाइन से जो आपको दिख रहा है, ये पहले का जो बॉटम लाइन है, ये जो इसका वैली का ये जो बॉटम लाइन है ये थी। ये बॉटम लाइन जब ग्लेशियर यहाँ पे नहीं आया था, लेकिन जब ये ग्लेशियर नीचे आना शुरू करता है तो इसको अपर्दित करते ये जो इसको अपर्दित करते और जो इसका बॉटम लाइन अब ये बन गया। ये न्यू बॉटम लाइन जब इसके ग्लेशियर के द्वारा अपर्दन द्वारा ये बना। तो और बाकी जो ग्लेशियर्स आगे बढ़ते हैं यहाँ से ये टूट के सागर में गिरते रहते हैं। और ये जो ये ऐसे कुछ इस फॉर्म में हो जाती है, अपर्दित होकर ये काफ़ी गहरे हो जाते हैं। फिर यहाँ पे ये उथले हुए भाग होते हैं। इस उथले भाग को फियोर्ड का चौखटा बोला जाता है। और ये जो जल अपर्दित हिमानीकृत अपर्दित जो क्षेत्र है, जो कि समुद्र के वाटर से ये जो
डूब गया है इसको फियोर्ड तट कहते हैं, और इसके उथले हुए भाग को फियोर्ड का चौकटा कहते हैं। जब मान लीजिए कि जब ये किसी कारणवश अगर इस सी का जो है लेवल है ये नीचे हो जाए इस फियोर्ड के चौकटा से, यानी ये यहाँ पे हो जाए, तो ये जो आपका फियोर्ड तट है ये केवल एक झील के ये झील के रूप में रह जाता है। अगर इससे पहले था तो ये पूरा सागर में था, ये पूरा सी लेवल के बराबर था, लेकिन अगर ये समुद्र का लेवल अगर नीचे हो गया तो ये एक झील के रूप में रहता है, जिसको हम पिडमांट झील बोलते हैं, पिडमांट झील। अब आइए देखते हैं टॉन क्या होता है। तो टॉन, जैसा हमने बताया कि जो पर्वत एस्कर में जो सर्क बन रहा था, जो सर्क का निर्माण हो रहा था पर्वतीय भाग पे हिमानी के आगे बढ़ने से, जो आरामदेह कुर्सी आर्म चेयर शेप में जो पर्वतीय भाग का अपर्दन हो रहा था, उसी में अगर एक गर्त का निर्माण हो जाए, एक गड्ढे का निर्माण हो जाए और उसमें हिमानी पिघलने से उसमें जल भर जाए, तो उस झील को हम टॉन झील बोलते हैं, टॉन बोलते हैं। तो हमने देख लिया कि कौन कौन से स्थलाकृतियाँ बनती हैं इरोजन द्वारा। अब देखते हैं कि डिपोजिशन के थ्रू कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम अवक्षेप मैदान के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है अवक्षेप मैदान, जिसको कि आउटवॉश प्लेन कहते हैं। तो जब जो ग्लेशियर्स होते हैं वो हिम रेखा के नीचे उतरते हैं, हिम रेखा के नीचे आते हैं, तो टेम्परेचर कम होने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो पिघलने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं। तो मेल्टिंग से क्या होता है कि उनमें काफ़ी, जैसे कि नदी अपने साथ वो लेके आती है, अवसाद लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, वैसे ही हिमानी की जो हिम नदी होती है, जल होता है हिमजल, वो भी अपने साथ अवसादों को लेके आता है। और इन अवसादों से जिस अवसाद जब ये निक्षेपित हो जाते हैं तो ये मैदान का निर्माण, जिस स्थलाकृति जो समतल मैदान का निर्माण करते हैं उसे हम अवक्षेप मैदान कहते हैं। तो इस अवक्षेप मैदान में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है स्थलाकृति बनती है निक्षेप द्वारा, उसे हम एस्कर कहते हैं। तो एस्कर जो है दलदली भूमि, ऊंची नीची भूमि पे बनता है। देखिए जैसे ये प्लेन रहा, आउटवॉश प्लेन, एक लंबे सकरे कटक के रूप में, रिज मतलब क्या, रिज जिसको कि हिंदी में कटक बोलते हैं, ये काफ़ी लंबा सकरा और कटक जो बनता है ये होता है, ये जो हिमोड़ होते हैं। तो हिमोड़ सबसे पहले आपको बताते हैं हिमोड़ क्या होता है। तो जो अवसाद होते हैं, ये हिमजल में जो अवसाद होते हैं उनको हम हिमोड़ कहते हैं। जैसे जल के अवसाद से जलोढ़ बनते हैं, जलोढ़ का निर्माण हुआ है, वैसे ही हिम के जो हिमजल में है जो अवसाद होते हैं उसे हिमोड़ कहते हैं। तो ये जो काफ़ी हिमोड़ जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट शेप्स में निक्षेपित होते हैं। तो सबसे पहले आपको उनके बारे में बताती हूँ कि हिमोड़ कैसे निक्षेपित होते हैं। जैसे ये ग्लेशियर ये है, इधर से आ रहा है, एक ग्लेशियर इधर से आ रहा है। तो ये जो ग्लेशियर आ रहे हैं, तो ग्लेशियर कुछ मात्रा में जो जल भी रहता है उनके साथ, उन जलों से जो अवसादों का निक्षेपण होता रहता है। अगर ये निक्षेपण साइड में हो रहा है, जो साइड में निक्षेपण होता है इसको हम कहते हैं पार्श्व हिमोड़ या लेटरल मोरेन। लेटरल हिमोड़ को मोरेन कहते हैं, तो इसको लेटरल मोरेन कहते हैं। अब ये जो आ रहे हैं, ये दोनों ग्लेशियर्स मिलके एक बड़े ग्लेशियर के रूप में बड़े ग्लेशियर में बदल जा रहे हैं। तो बड़ा ग्लेशियर जब ये बन जा रहा है तो ये जो अवसाद का जो किनारे निक्षेपण वो तो होता रहेगा, अवसाद जमते जाएंगे, लेकिन बीच में भी अवसाद बहुत भारी मात्रा में जमने लगते हैं, निक्षेपित होने लगते हैं। इनको हम मध्यस्थ हिमोड़ बोलते हैं।
और इसके अलावा जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के जो वैली है, घाटी है, उसकी तली में भी निक्षेपित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें जो निक्षेपित पदार्थ होता है, निक्षेपित जो है, उसको हम क्या कहते हैं? तलस्थ हिमोड़। इसके अलावा जब ये जो वैली है अपने अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है, अपने यानी वैली के जो हम फुट पे पहुंच जाते हैं, तो वहीं पे रुक जाती है ये जो ग्लेशियर्स हैं, और वहाँ पे बहुत सारा निक्षेपण करते हैं, और इस निक्षेपण को हम कहते हैं अंतस्थ हिमोड़। इसको इंग्लिश में सन बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि हिमोड़ क्या होते हैं। तो हिमोड़ वो है अवसादी होते हैं, अवसादी हैं, और उनका निक्षेपण डिफरेंट टाइप्स में होता है। तो ये हमने देखा। अब हम एस्कर के बारे में पढ़ रहे थे, जो आउटवॉश प्लेन में यानी ऊंची नीची भूमि या दलदली भूमि जो भी है, तो उसमें अगर कोई लंबा सकरा कटक के रूप में जो अवसाद जमते हैं, लंबे सकरे कटक के रूप में अगर जमते हैं अवसाद को, तो इसको हम एस्कर बोलते हैं। और ये यातायात के दृष्टि से काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए जो ये कटक एस्कर हैं, इनका निर्माण रेलगाड़ी सड़कें बनाने के लिए भी किया जाता है। इनके होने से हमें जो है बांध या पुल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब जाइए जानते हैं कि ड्रमलिन क्या होता है। तो जो ग्लेशियर है अपने तली में वो गुंबदाकार, जिसका बेस जैसे अर्धवृत्ताकार हो, गुंबदाकार जो टीले का निर्माण करता है और जिसकी आकृति उल्टे नाव के समान दिखती है, उस तरह के जो निक्षेपित पदार्थों को हम उस तरह के निक्षेप को हम क्या बोलते हैं? ड्रमलिन बोलते हैं। वहीं जब ग्लेशियर के अग्रभाग में जब निक्षेपण टीलेनुमा हो, गोल गोल टीलेनुमा हो, इस तरह की निक्षेपित आकृति को हम केम बोलते हैं। तो ये रहा लैंडफॉर्म्स जो कि बनती हैं हिमनद द्वारा यानी ग्लेशियर्स द्वारा। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।